हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रियल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 2025 की जो G7 ग्रुप ऑफ 7 की समिट होने वाली है इन कैनान्स्कीज एल्बर्टा कनाडा में 15 से 17 जून को, उसमें काफी अटकलें लगाए जा रहे थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बुलाएंगे भी या नहीं बुलाएंगे, एंड अगर बुलाया भी गया तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस लास्ट इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे। दरअसल कनाडा ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, फॉर्मल अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई थी कि स्पेशल अटेंडीज कौन होंगे इस साल के, लेकिन फिर भी यूक्रेन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर दी थी। दे हैड कंफर्म देयर प्रेजेंस और इंडिया को कोई इनवाइट नहीं आया था। तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि इस बार गिवन द फ्रॉस्टी रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया जाएगा, और अगर लास्ट मोमेंट कोई इनवाइट आया भी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो सिख ग्रुप का, जो खालिस्तानी ग्रुप का प्रोटेस्ट होगा मोदी के विजिट पे कनाडा में, जो कि इनएविटेबल है, ये गिवन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे तो खालिस्तानी ग्रुप प्रोटेस्ट करेगा। उस बात को, उस प्रोटेस्ट को कनाडा की गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, सिक्योरिटी इशू जो है ये कैसे मैनेज किया जाएगा, इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए ये कहा जा रहा था कि मोदी विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ इन्विटेशन इवन इफ गिवन। लेकिन लास्ट मोमेंट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का इन्विटेशन आ भी गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो हुआ क्या? पहली बात तो ये कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इससे पहले कि लोग अपना रेगुलर रेटोरिक पे हाप करना शुरू हो कि पर कैपिटा इनकम तो कम है और जापान श्रिंक हो गया है इसलिए इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ओलंपिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जो ब्रॉन्ज मेडल उसको मिलता है क्योंकि जो एक्चुअली जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था वो डिस्क्वालीफाई हो गया, इसलिए उसके अगले वाले बंदे को ब्रॉन्ज मेडल दे दिया गया। इंडिया में ऐसे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भरे हुए हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल इसलिए मिला क्योंकि उनके सामने वाले को, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो क्या हम उनके मेडल को सेलिब्रेट नहीं करते? करते हैं ना। सो अब जो भी कह लें, द फैक्ट इज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जैसे कि मार्क कार्नी ने कहा इट्स द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हालांकि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इज क्लियरली नॉट अपडेटेड ऑन हिज फैक्ट्स। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड करता है एंड इट इज की टू अ नंबर ऑफ सप्लाई चेन्स। ऐसी कंट्री को इग्नोर करके G7 वाले डिस्कस क्या करेंगे? G7 क्या है? G7 इज अ ग्रुपिंग, इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ द 7 मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ये G7 के मेंबर्स हैं कौन? जापान इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, यूके इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, इटली इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, फ्रांस इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, यूएसए को छोड़ के बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं। कनाडा 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली कनाडा का कोई वर्चस्व नहीं है। कनाडा का मादा इसलिए बना हुआ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्योंकि वो यूएसए का एक सब्सिडरी रहा है। इनफैक्ट G7 के दो कंट्रीज ऐसे हैं, एक यूके और कनाडा, उनका दम यूएसए के बलबूते है। यूके ब्रिटेन इज वो यूएसए का ग्लोबल लेफ्टिनेंट एंड कनाडा यूएसए की सब्सिडरी है। तो बिना इंडिया के G7 का रेलेवेंस क्या रह जाएगा? G7 इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ओल्ड ग्लोबल ऑर्डर, पास्ट के ग्लोबल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ 7। अगर फ्यूचर में और प्रेजेंट में और फ्यूचर में G7 को रेलेवेंट रहना है तो उसमें इंडिया को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इस G7 मीटिंग में जो ग्लोबल प्रायोरिटीज डिस्कस होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, ये इंडिया के रहे बिना डिस्कस हो जाएगा? आज की तारीख में इंडिया का जो दम है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो स्ट्रैटेजी में, ये क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्कस करेंगे बिना इंडिया के? सो इनफैक्ट जो कनाडा के ऑपोजिशन के लीडर हैं
पीए पॉलिवेयर, उनको भी रियलाइजेशन है, उन्होंने भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन की सराहना की कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया। उन्होंने कहा कि जो कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वहां की सिविलियन न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इंडिया को बेचना भी तो है कनाडा की प्रोग्रेस के लिए, इसलिए इंडिया को बुलाना अच्छा है। दूसरी बात ये, जैसे कि एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं कन्वल सिब्बल, उन्होंने कहा कि जो G7 है उसको कनाडा ओन नहीं करता है। यस, जो G7 को चेयर करता है उसका प्रेरोगेटिव होता है कि स्पेशल अटेंडीज को बुलाए, लेकिन यूनिलैटरली सोलली ये डिसीजन वो नहीं ले सकता कि वो किसको बुलाए, ये इंडिया को ना बुलाए। ये यूनिलैटरल डिसीजन सोलली ये डिसीजन कनाडा नहीं ले सकता कि इंडिया को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि बाकी जो G6 हैं, दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन डीपनिंग देयर कोऑपरेशन विद इंडिया, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। अब ये बताइए, स्पेशल अटेंडी यूक्रेन है, उसमें इंडिया नहीं होगा? यूक्रेन की क्या हाल है इस समय जो G7 को अटेंड करने जा रहा है, एंड इंडिया को आप नहीं बुलाएंगे? सारे G7 के मेंबर्स इंक्लूडिंग कनाडा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक्स करना चाहते हैं। दे वांट टू डीपन देयर कोऑपरेशन विद इंडिया। इंडिया का ये मादा है इस समय ग्लोबल कोऑपरेशन में, ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबल स्टैंडिंग इंडिया की बहुत है इस समय। सो इस समय ये डिसीजन कनाडा अकेले ले ही नहीं सकता था कि इंडिया को एक्सक्लूड कर दो। G6 मेंबर्स का प्रेशर आया होगा कनाडा पे कि अगर आपका रिलेशनशिप इंडिया के साथ अच्छा नहीं भी है तो भी यू हैव टू एक्ट डिप्लोमेटिकली व्हाइल एक्सटेंडिंग इनवाइट्स ऑफ G7। आप पर्सनल खुंदस पे इंडिया को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। G7 का रेलेवेंस नहीं, इफ इज G7 का रेलेवेंस इज एट पेरिल इफ इट डिस्टेंसेस इंडिया फ्रॉम इट। This brings me to the next point, जो थर्ड पॉइंट है। इंडिया इकलौता मेंबर है जो SCO का भी मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर भी है और 2019 से लगातार G7 में भी जाता रहा है। G7 से उसको डिस्टेंस कर देने का मतलब ये है कि वो और ज्यादा करीब चला जाएगा रशिया के और चाइना के, जो कि ऑलरेडी SCO और ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। रशिया से दूर करने का तो कोई चांस वेस्ट को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो और क्लोज चला, मतलब समझिए आपके दुश्मन के करीब वो है। आपने अपने आपने अपने ग्रुप से भी उसको अलग दूर कर दिया तो और करीब चला जाएगा। एंड रशिया के अगेंस्ट ना भी सही, लेकिन चाइना के अगेंस्ट तो इंडिया, चाइना को काउंटर करने के लिए तो इंडिया को यूज कर ही सकते हैं वेस्ट। एंड इफ दे डोंट डू इट दे विल बी डिस्टेंसिंग इंडिया फ्रॉम G7। वो और करीब चला जाएगा चाइना और रशिया के थ्रू SCO एंड ब्रिक्स। तो ये भी खतरा है G7 को। G7 की रेलेवेंस ब्रिक्स के बाद वैसे भी थोड़ी डगमगाई हुई है। G7 की जो 7 का इकोनॉमीज की कंबाइंड जो इकोनॉमी है, that is less than the combined economy of BRICS nations. So already BRICS का वर्चस्व बहुत बढ़ रहा है। इंडिया का प्रेजेंस G7 में थोड़ा बहुत बैलेंस आउट कर देता है। वो बैलेंसिंग एक्ट चला जाएगा अगर इंडिया G7 में नहीं आता है तो। फोर्थ पॉइंट, जो खालिस्तानी इशू की वजह से इंडिया एंड कनाडा में फ्रिक्शन बढ़ा था, वो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कनाडा के इलेक्शंस में हार चुकी है। उसके लीडर जगमीत सिंह, एनडीपी के जो लीडर है जगमीत सिंह, वो अपनी सीट हार चुके हैं। तो जिस तरह का क्लाउड खालिस्तानी पार्लियामेंट और कनाडा की पॉलिटिक्स में एंजॉय करते थे, वो अब नहीं एंजॉय करते। उतना जो प्रेशर उनको खुश करने का, उनको एडजस्ट करने का जो प्रेशर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पे था, वो अब नहीं है, मार्क कार्नी पे नहीं है। और शायद मार्क कार्नी को रियलाइजेशन है कि उनके जो प्रेडिसेसर हैं जस्टिन ट्रूडो और जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं पियर पॉलिवेयर, वो शायद इलेक्शंस इसलिए हारे, जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिक्स इसलिए एग्जिट करनी पड़ी, इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि दे वर पैंडरिंग टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसकी वजह से वो हारे। दैट लेड टू देयर डाउनफॉल। शायद ये अंदाजा मार्क कार्नी को है। अब ये जो मीटिंग है इसमें इंडिया के लिए क्या है, इंडिया ने क्यों हाँ की? भाई इंडिया को भी तो इस समय बायलैटरल रिलेशंस की जरूरत है, ट्रेड की जरूरत है। जो ट्रंप आ गए हैं व्हाइट हाउस में और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ को वेपनाइज किया है,
टैरिफ किंग इंडिया को बोले चले जा रहे हैं। इनफैक्ट टिम कुक को ये भी बोल दिया था कि एप्पल का जो फैक्ट्री है वो इंडिया से हटा लीजिए। ऐसे में इंडिया को भी नए पार्टनर्स की जरूरत है। कनाडा इज अ पावर हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी ग्रोथ के लिए, इंडिया को अपनी ग्रोथ के लिए वो उन नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। आर्कटिक रीजन में दोनों कंट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट कनाडा को सोचिए, आप कनाडा को ट्रंप ने कितना ह्यूमिलेट किया। ये बोल देना कि आप यूएसए की 51st स्टेट बन जाइए, इट्स ह्यूमिलेटिंग। ऐसे में ट्रंप के खतरे को मद्देनजर रखते ये लगता है कनाडा और इंडिया को एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी चाहिए, ट्रेड बढ़ाना चाहिए, आपस में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बढ़ानी चाहिए। इंडियन कैनेडी जो कैनेडियन में जो कनाडा में इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो तो पहले से ही बहुत अच्छा है। इकोनॉमी एंड ट्रेड में रिलेशनशिप बढ़ेगा तो जो रिलेशनशिप है वो और अच्छा होगा। सो इस मार्क कार्नी ने ये तो अपने बातों में ये सजेस्ट किया है कि अब जो निज्जर इशू है, हरदीप सिंह निज्जर जो फ्रिक्शन का कारण बना था दोनों देशों के बीच, उसका मुद्दा लॉ इन्फोर्समेंट संभालेगी और जो गवर्नमेंट्स हैं रिस्पेक्टिव दोनों देशों की, वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे, वो एक दूसरे से बायलैटरली एंगेज करेंगे। जो फ्रिक्शन है वो लॉ इन्फोर्समेंट संभालेगी, तो जो जिसका काम है वो करेंगे। गवर्नमेंट का काम है बातचीत करना, वो करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट का काम है इन्वेस्टिगेट करना, वो करेंगे। तो ने ये तो सिग्नल किया है, तो इट्स हाई टाइम कि ये रिलेशनशिप सही ट्रैक पे वापस आ जाए, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। G7 में जब मोदी जाएंगे तो ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे मैनेज करेंगे मार्क कार्नी, ये देखना बाकी है। और इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे पिच करेंगे मोदी वहां पे, ये भी देखना बाकी है। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट।